हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो कुछ देश के लिए जो रिपोर्ट्स आई हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं, उनके ऊपर है। तो आज की वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हेडिंग आप देख ही रहे होंगे कि सोने की चिड़िया बनने की ओर बढ़ रहा भारत। क्यों? भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा कर रही है और भारत ने जो पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें भी अच्छा काम किया है, ठीक है। और जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है पिछले साल की तुलना में। तो इन सब चीजों को समग्र रूप से देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे वो सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। अभी नहीं, कुछ सालों बाद, ठीक है। आज से 50 साल लगभग, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। मौजूदा विकास के दर के जरिए देश इस सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर वही मुकाम हासिल कर सकता है जो अंग्रेजों के आने से पहले उसे हासिल था। सदी क्या होता है? 100 साल का होना आता है, ठीक है। 100 साल का। अभी क्या चल रहा है? 2023। मतलब जब ये 2100 होगा तब की बात की जाएगी, अंत तक, मतलब इससे पहले, यानी 2075 की बात इसमें की गई है, ठीक है। 2075 की इसमें बात की गई है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं क्या बोला है। ये बात कोई जैसे सरकार का इंसान नहीं कह रहा है, कोई जो उनके पक्ष तरह वो नहीं कह रहा, और कोई विदेश का इंसान भी नहीं कह रहा। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसने ये बात कही है, ठीक। तो आरबीआई ने सोमवार को जारी अपनी मासिक रिपोर्ट जुलाई 2023 में कहा है, केंद्र बैंक ने पहले भी देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति को लेकर बड़े अनुमान दिए हैं, लेकिन ऐसा आशावादी रुख पहली बार दिखा है। हाल ही में अमेरिका की एक विख्यात इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, बैंकिंग कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि भारत वर्ष 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक। अभी जैसे कि यूएसए है, अब यूएसए को शायद रिप्लेस कर दे चाइना, कर दे तो, ठीक है। अब यूएसए है तो यूएसए को अगर रिप्लेस कर देगी चाइना तो ये पहले पे हो जाएगी, ठीक, ये पहले पे हो जाएगा। और उसके बाद फिर इंडिया होगा 2075 तक। ये इस रिपोर्ट में ऐसा अंदाजा लगाया गया। रिपोर्ट में एक अंदाजा होता है, जिस हिसाब से देश काम कर रहा होता है उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए 2075 माना गया है, ठीक है। अगर थोड़ी विकास की गति तेज हुई तो ये कम भी हो सकते हैं, विकास की गति अगर धीमी हुई तो ये ज्यादा भी हो सकते हैं साल, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट में कहा गया कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिहाज से भारत बड़े बदलाव की ओर मोड़ रहा है। मौजूदा आर्थिक विकास दर से ही यह इस सदी के अंत तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। संभव है कि देश के प्रभुत्व की पुनः प्राप्त कर ले जो अपने वैश्विक शक्तियों के आने से पहले 1700 ईस्वी तक था। 1700 ईस्वी तक क्या? भारत सोने की चिड़िया था। और जो बहुत अच्छा जो जीडीपी थी, ग्रोथ, वो बहुत अच्छी थी देश की, और देश बहुत अच्छा आय का सबका साधन था। देश को खुद एक अपना आय का साधन था, देश के पास संसाधन थे 1700 ईस्वी तक, अंग्रेजों के आने से पहले था, ठीक है। वही कहा गया। आरबीआई ने ढांचागत क्षेत्र में हो रहे तेज विकास को इस आशा का अहम कारण बताया। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ना कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसा बता देता हूँ अभी उसको। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट चाहिए किसी चीज को, और डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़नी है ना, डेवलपमेंट, ठीक। डेवलपमेंट कैसा होता है? जब लोगों के पास आय होगा, मतलब उनके लिए जो सतत आय, मतलब लगातार जो आय का साधन अपना कमाते रहे, ठीक। चाहे वो जॉब के जरिए हो, चाहे वो स्टार्टअप के जरिए हो, चाहे वो खुद का बिजनेस करें, कोई भी, बड़ा या छोटा, कोई भी स्केल हो सकता है बिजनेस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर डेवलपमेंट की परिभाषा देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को माना जाता है, ठीक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा आता है? ये हेल्थ का भी हो सकता है, ये एजुकेशन का भी होगा, ठीक, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी होगा, यूं कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है, इसको कहा जाता है विकास की धमनियां। क्यों? जैसे कि हमारे शरीर में ये धमनियां होती है, नसें होती हैं, इनके अंदर से खून जाता है, वैसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडे हैं, वो देश के विकास की धमनियां हैं। मतलब देश क्या हो गया? शरीर हो गया,
और जो ये रोडें होती है उसकी धमनियां होती हैं, उनके द्वारा ही खून इधर से उधर जा सकता है, तो बॉडी चल सकती है, यानी कि देश चल सकता है अगर इन धमनियों ने काम करना शुरू किया है, तो अच्छे से काम कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। हेल्थ में हो सकता है, वो एजुकेशन में हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, वो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, ये तो एक बात होगी कि देश को आगे बढ़ाने की बात अगर कही जाए तो ये टीम में ये चीज आती है। उसके बाद कि देश की जो ग्रोथ हो रही है कि उसमें जॉब कितनी है, जॉब, ठीक, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक, उसके बाद देश का लॉ एंड ऑर्डर है। मान लो कोई बिल्डिंग बनी 1,000 करोड़ की और दंगाइयों ने आगे बिल्डिंग में बम फोड़ दिया, गिरा दिया, तो 1,000 करोड़ गए, तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब होगा, लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होगा ही होगा, तो उससे क्या लोगों की जान भी जाएगी, जान माल दोनों की हानि होगी। तो इसलिए ये सारी चीजें देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जॉब हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और एजुकेशन हो गया। मतलब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा हेल्थ एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ही बनता है, इन सब हेल्थ का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, इन सब का बनता है। जॉब होती है वो अपना, चाहे सॉफ्टवेयर ले लो चाहे हार्डवेयर, किसी में भी ले लो, उसकी जॉब होगी। एंटरप्रेन्योरशिप को बिजनेस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि देश को चलाने के लिए। ठीक है, आगे इसी पे वापस आते हैं, क्या बात कही है। ठीक, उसके बाद केंद्र बैंक कहता है हमने 60 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझाया कि सड़कें क्यों जरूरी है। 60 लाख किलोमीटर ज्यादा सड़कें बनाई है सरकार ने। दुनिया के कुछ बेहतरीन एयरपोर्ट का निर्माण किया है, बेहतरीन एयरपोर्ट है। ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथ ही हम और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में इस साल दुनिया के सबसे बड़े देश बनने का रहा है। अब एनर्जी कैसे आती है, ठीक है, एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी हम कैसे कैसे ले सकते हैं। एनर्जी हम ले सकते हैं एक तो फॉसिल फ्यूल से, ईंधन हो गया, ठीक है, कोल भी यार इसी में आता है वैसे तो। ठीक है, आप जो सोलर है, आप देखेंगे दुनिया का अगर किसी भी चीज का हेडक्वार्टर इंडिया में है तो वो सोलर का है, सोलर ग्रुप का, जिसका वो कहाँ है, गुरुग्राम में। जो इंडिया की पहल पे सोलर अलायंस चालू किया गया था कि सारे देशों को सोलर लाइन के, सोलर की एनर्जी के बारे में बताना और जागरूक करना और दुनिया में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और विख्यात करना। तो वही इंडिया ने किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें ऐड किया था, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब उसमें देश जो थे वो आज वो इंडिया दुनिया के नंबर 1 बनने जा रहा है सोलर अलायंस के बारे में। ठीक है, क्या सौर ऊर्जा संयंत्र मतलब स्थापित करने के लिए स्टेशन होते हैं, इस साल दुनिया के सबसे बड़े देश बनने की कगार पे है। केंद्र बैंक के मुताबिक भारत दुनिया में सेवा निर्यात के मामले में 7वें स्थान पे है। सेवा निर्यात मतलब इसे कहते हैं सर्विसेज के मुकाबले में 7वें स्थान पे, 7th। ठीक है, ये भी केंद्रीय बैंक ने कहा है। डिजिटलीकरण से कई तरह की नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आदि जैसे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो चुके हैं। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 17% है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में क्या होती है, जैसे प्राइमरी होता है, ठीक है, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, अब एक और आगे भी आ जाता है। ठीक है, सेकंड थर्ड जो भी, अब जो 5वीं और 4थी उद्योग क्रांति उसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में कृषि आ गई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसका हिस्सा कितना है, 17% देश में, 17% कृषि का हिस्सा है सेकेंडरी इसका, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 25% कर रहे हैं। क्योंकि इस कृषि में ना बहुत सारे देश के लोग इसी में अटके पड़े हैं। मतलब यहाँ पे जीडीपी में भागीदारी तो इसकी कम है, पर जो रोजगार है वो ज्यादा लोग है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार वहां पे मिल रहा है। वो क्या है रोजगार, अगर काम एक इंसान का तो 5-5 लोग उसी काम में लगे पड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभी कैसे हम सोने की चिड़िया बनेंगे। ये सारी मैंने पॉइंट बता दिए। 60 लाख किलोमीटर रोड बनाई है, सोलर पैनल लगा रहे हैं हम दुनिया में, देश नंबर 1 बना रहा है। 7वें स्थान पे हम किसमें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में। ठीक है, डिजिटल हमने किया, डिजिटलाइजेशन किया, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन आदि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग दो गए, इनमें 17%। सॉरी ये मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी ये कृषि है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग 17% है और रोजगार सबसे ज्यादा यही देता है। वो मैंने जो बताया है वो कृषि के बारे में, वो प्राइमरी में है। प्राइमरी में इसके जीडीपी में उसकी क्या नाम है, सहयोग भी कम है और वहां पे लोग ज्यादा बिजी भी हैं।
उतने का काम हो नहीं पा रहा है जितने की लोग वहां पे बिजी हैं, ठीक है। पर सेकेंडरी में क्या 70% लोग की ये क्या नाम जीडीपी में हिस्सेदारी है, पर वो रोजगारी बहुत ज्यादा देते हैं देश को, लोगों को, ठीक। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया, 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से 13.5 करोड़ लोग बाहर। मतलब बहुआयामी गरीबी क्या होती है मैं बताता हूँ। एक होती है गरीबी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं इसे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक। इसमें क्या होता है, एक ही इंसान पे बहुत सारी चीजों की मार पड़े या उसे बहुत सारा नुकसान एक साथ ही झेलना पड़े। जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ये एक इंडेक्स निकाला जाता है जो यूएनडीपी पे निकालती है, ऑक्सफोर्ड जिसे कहते हैं, यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड और रिसर्च जो कहते हैं, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट होती है, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट है वो भी निकालती है, और एक इंडिया भी निकालता है जो नीति आयोग कहते हैं इसे, नीति आयोग निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और वो निकालता है ग्लोबल, जो यूएनडीपी है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, ठीक है। तो इसमें इन चीजों में हिंदुस्तान ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब इन सब चीजों में जो पीछे थे 13.5 करोड़ लोग को इससे बाहर निकाला है, मतलब पहले इसमें थे इससे बाहर निकाला है, ठीक है। अब क्या बोला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान वित्त वर्ष 2015-16 से 19-20 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के से बाहर निकले हैं। ये जानकारी सोमवार को जारी नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में दी गई है। ये सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के जुड़े 12 मानकों के आधार पर होता है। एसडीजी जो होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो 12 आधार पे इसको इस पे रिपोर्ट पे आधारित है, इसलिए 12 आधार पे रिपोर्ट को डाइवर्ट किया जाता है। इनमें क्या क्या 12 आधार कौन से कि हम नाप लें कैसे गरीब है इंसान कितना ये बाहर, अब ये 13.5 करोड़ तो बाहर निकले, वो किन किन आयामों पे निकले, 12 आयामों पे बाहर निकले, वो 12 फैक्टर्स पे बाहर निकले वो, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से आयाम है जिनमें बाहर निकले, वो मानक जिन्हें कहते हैं। पोषण हो गया, बाल और किशोर मृत्यु दर होगी, मातृ स्वास्थ्य हो गया, स्कूली शिक्षा के वर्ष हो गए, स्कूल में उपस्थिति होगी, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति, बैंक खाते शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015-16 में 24.85% भारतीय बहुआयामी गरीबी के दायरे में थे। 24.85% लोग इसमें थे, बहुआयामी गरीबी की दायरे में। अब गरीबी और बहुआयामी गरीबी में बहुत अंतर है। गरीबी एक अलग चीज है, उसमें पैसा ना हो, गरीबी एक तरीके से हो गया। बहुआयामी हर चीज से वो पीछे जा रहा है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में यह संख्या घटी 14.93 होगी प्रतिशत रह गई। इस दौरान सरकार की ओर से कई योजनाएं लागू की गई। ग्रामीण इलाकों में तेजी से घटी गरीबी। वित्त वर्ष 2015-16 में ग्रामीण इलाके में रहने वाले 32.59% लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार थे। वित्त वर्ष इसमें कितने हो गए, संख्या घटकर 19.28 आ गई। तो 15-16 में शहरों में कितने थे, 8.65% थे और गरीब थे। अब उनकी संख्या कितनी रहेगी, 5.27%। इन 5 सालों के दौरान सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, मतलब सबसे अधिक जो बाहर निकले हैं लोग गरीबी के सूचकांक से, वो 3.343 करोड़, 3,43,000 लोग बाहर निकले, वो उत्तर प्रदेश है सबसे नंबर 1। लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। 36 राज्यों और संघीय प्रदेशों के 707 प्रशासित जिलों के बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली नीति आयोग के रिपोर्ट को पता चलता है कि गरीबी में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में हुई है। यह बीमारी राज्य कहते हैं, ठीक है। अभी 5 साल में कितने % घटी है। अब राज्य देख लो, ये 15-16 की बात है, ये 19 की बात है। 51, 33, 37, 22 उत्तर प्रदेश की बात, 37 से 22 हो गए। झारखंड 42 से, देखो आधी जनसंख्या इसमें थी, क्या ये आधी से ऊपर बिहार में, क्या हो सकता है देश का। चलो अब पीछे थोड़ा कम तो हम जो रहे हैं, आधी से 33 पे आ गए, 37 से 22 पे आ गए, ये 42 से 28 पे आ गए, 36 से 20 पे आ गए, 17 से 9 उत्तराखंड में, 17 से 9 पे आ गए, 5.5 से 4.5 7 पे आ गए। हरियाणा में फिर भी अच्छा है, यहाँ 11 से 7 पे आ गए, हिमाचल प्रदेश 7 से 4 पे आ गए, 4.9 पे, मतलब 5 पे आ गए। तो ये इनका मतलब रेशो था कि कितने गरीब थे पहले 15-16 में, और ये कितने सालों में इन्होंने ये तरक्की की है। अब क्यों तरक्की की है, इसमें क्या होता है, अब क्या क्या इंक्लूड है इसमें, स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूली शिक्षा, रसोई घर, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कूल से संबंधित होगी। स्वास्थ्य शिक्षा होगी जो अपने जो क्या नाम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके लिए होगी, ठीक है।
और आवास के लिए जो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना वो होगी। बिजली के लिए जो होगी कि सबको बिजली मिलेगी, कितने यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री तक, जो केजरीवाल ने चलाई है, किसी ने भी चलाई हो, केजरीवाल की वजह से हुआ हुआ। इसमें पेयजल घर जल, हर घर जल, जो नल योजना है उसकी वजह से पेयजल अच्छा हुआ। जो जनधन खाते हैं उसके खाते खुले लोग, तो इन सब आयों पे नापा गया तो लोग बाहर निकले हैं। तो सीधे सीधे पता लगता है कि इतनी योजनाएं निकली हैं जो सारी इनसे रिलेटेड है। रसोई गैस से, उज्ज्वला योजना रसोई गैस से रिलेटेड है। मतलब ये योजनाएं चलाई गई हैं। क्यों? क्योंकि इस इंडेक्स से हिंदुस्तान के लोगों को बाहर निकालना है। कितना बड़ा मैप है जिन लोगों ने ये पॉलिसीज बनाई गई हैं कि हमें बाद में इंडेक्स देखना है। दुनिया इसी चीज पे देखती है कि लोग कैसे रह रहे हैं देश के, उसके हिसाब से इंडेक्स निकाले जाते हैं, फिर तय किया जाता है कौन सा देश कितना पीछे है। ठीक है, तो वही सरकार ने काम किया। खाता नहीं है तो जनधन योजना, गैस नहीं है तो उज्ज्वला योजना, सड़क नहीं है तो ग्रामीण विकास सड़क योजना, और घर नहीं है तो आवास योजना। ये सारी योजनाएं चलाई गई, लोगों को दी गई, इससे ये लोग बाहर निकले हैं। तभी 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोग इससे बाहर निकले। ठीक है, ये बोला गया। आगे अब क्या हो रहा है? उच्च आय वाले देशों में शामिल हो जाएगा भारत, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। सोने की चिड़िया तभी तो बनेगा तब इन चीजों को। ऐसे हम गरीबी के भाव, आप इंटरलिंकिंग करो। मैंने पहले हेडिंग क्या थी कि देश सोने की चिड़िया बनेगा। कब तक? 2075 तक। और कैसे बनेगा? हमने बहुआयामी सूचकांक से 13.5 करोड़ लोग बाहर निकाले, मतलब उनको सही रास्ते पे अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने के, खाने का, पीने का सब कुछ दिया, तो बाहर हो गए। इससे क्या? देश की तरक्की हुई। अब वो कमाएंगे, देश में रहेंगे, देश को कुछ देंगे, देश के लिए बाहर नहीं रहेंगे। ठीक। अब उसके बाद क्या बोला गया? उच्च आय। अब उनकी आय भी देखी जाएगी कैसे बढ़ाई जाए। इससे आय बढ़ेगी, वो अपना डिमांड करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी और देश की खुशहाली आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं रिपोर्ट में 100वें वर्ष में भारत, मतलब तो इंडिया एट 100 शीर्षक लिख रहा है, एक रिपोर्ट लिखी है। प्रकाशित लेख में कहा है कि 7.6% की विकास दर से भारत 2047 तक उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। 2047 से 48 में क्या हो जाएगा? उच्च आय वाले देशों में। ठीक है, इस विकास दर से भारत की प्रति व्यक्ति आय $21,664 होगी। 2047 तक 21,664 का लक्ष्य है। ठीक है, 2047-48 तक। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। $21,664 2047 में आप बताता हूँ कितना सफर तय करना है हिंदुस्तान को। ठीक है, विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अगले 25 वर्षों तक 9.1% की आर्थिक विकास चाहिए। कितना? 25 वर्षों तक कितना चाहिए हमें? 9.1 की प्रतिशत से आगे बढ़े देश 25 सालों तक। ठीक, इस दर से आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का $49 ट्रिलियन, मतलब 39 लाख करोड़ की होगी, मतलब 49 ट्रिलियन। अभी कितने? 3.3 ट्रिलियन। अभी देश कितना है? 3.33 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, हम कितना का बोल रहे हैं? 49 ट्रिलियन डॉलर। कब? 47 तक। ठीक है, होगी। और प्रति व्यक्ति आय 30,351 होगी। ठीक है, अभी कितनी चल रही है? 21,660 बताई गई है, जितने हिसाब चल रही है अभी, पर हमें कितनी चाहिए? 30,000 इतनी। वर्ष 2020-21 में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय $2,302 थी। 2,302 थी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, वार्षिक आय होती है। उसका इतनी थी, जिसके वर्ष 2023 में 2,450। ये कब थी? 21 अब कितनी हो गई है? 2,450 अभी चल रही है 2022-23 में। ठीक है, मतलब ये हमारी तरक्की हुई है, ये इतनी तरक्की हुई है। लगभग $148 की हमने अपग्रेड किया है इस साल हर व्यक्ति की आय में। ठीक है, 148 को 80 मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। बहुत कम है पर ये जरूरी है। हर किसी के लिए निकाले जाओगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, प्रत्येक आदमी के निकाला जाए
डॉलर रहने का अनुमान है। भारतीय इकोनॉमी का आंकड़ा 3.38 ट्रिलियन का है अभी। महंगे टमाटर वो तो अभी एक अलग टॉपिक है, वो मौसम की वजह से होता है, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, इन सब आवाज और रेट बढ़ जाते हैं, एकदम से हाइक होते हैं, पर धीरे धीरे वो नीचे भी आएंगे और धीरे धीरे नीचे हो जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ दिनों तक महंगा रहेगा, उसका सस्ता हो जाएगा। मौसम की मार कह लो या और भी चीज होगी कि सप्लाई ना अच्छे से हो पाना, ठीक है, जमाखोरी हो जाना, इसकी वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना सारा कुछ आज की वीडियो में था, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत मीनिंगफुल रही होगी, ताकि देश सोने की चिड़िया बनेगा, पर कैसे बनेगा, ये सारे तथ्यों के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें, ताकि पेपर में भी अच्छे से आए, क्योंकि अपना जो सोसाइटी का पार्ट है पूरा इससे इंटरलिंक हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।